सोशल मीडिया पर अनुच्छेद 370 को लेकर कल से बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग सीजेआई पर टिप्पणियां कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं 370 को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। बात अनुच्छेद 371 की भी होगी और उत्तराखंड की भी, जहां इन दिनों मूल निवास और भू कानून का मुद्दा गर्म है और गाहे बगाहे अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग भी की जा रही है। दोस्तों, मैं संसाधनों के अभाव और घोर आर्थिक तंगी के बावजूद जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो बीच में बंद कर देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। पूरा वीडियो देखकर लाइक, कमेंट और शेयर की उम्मीद आपसे रहती है। यदि आप चाहते हैं कि यह आवाज बंद न हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। यह खबर आते ही चर्चा गर्म हो गई। कुछ लोग सीजेआई पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे। मैंने एक टीवी डिबेट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता को कहते सुना कि 370 के कई प्रावधान तो पिछली सरकारों ने ही हटा दिए थे और अनुच्छेद 370 अब भी लागू है। यह सुनकर मेरी जिज्ञासा कुछ जागी। इसके बाद मैंने इस अनुच्छेद के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया तो कई ऐसी बातें पता चली जो मुझे नहीं मालूम थी। हो सकता है आपको मालूम हो। 370 को लेकर यह बात खूब प्रचारित की जाती है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अनुच्छेद 370 नहीं हटाना चाहती थी। मोदी सरकार ने इसे हटाकर बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए ये जानकारियां हमारे पास जरूर होनी चाहिए। अनुच्छेद 370 का प्रावधान जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए 1950 में किया गया था। राजा हरि सिंह के साथ हुए एक समझौते के बाद यह प्रावधान किया गया था। इस समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर में रक्षा, संचार और विदेश मामले केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहने थे। बाकी सारे के सारे अधिकार वहां की सरकार के पास रहने थे। जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के प्रशासनिक या कानूनी बदलाव वहां की संविधान सभा की संस्तुति के बाद ही किए जाने थे। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 में जम्मू कश्मीर के लिए संविधान सभा का गठन किया, लेकिन 1956 में इस संविधान सभा को भंग कर दिया गया। उसके बाद वहां की विधानसभा की संस्तुति को ही संविधान सभा की संस्तुति माना जाने लगा और एक एक कर कई बदलाव कर दिए गए। एक तरह से अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के प्रयास किए गए और उसे लुंज-पुंज कर दिया गया। सबसे पहले 1954 में जम्मू कश्मीर में केंद्र की आबकारी और डाकतार नीति लागू कर दी गई। 1958 में वहां भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की शुरुआत की गई। 1959 में जनगणना नीति लागू हुई जम्मू कश्मीर में। 1960 से जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ होने वाली अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने लगा। इससे आगे बढ़ें तो 1964 में जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 356 और 357 के अधीन लाया गया। इन अनुच्छेदों के अनुसार जरूरत पड़ने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह सब नेहरू के दौर में ही हो गया था। 1965 में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू कर दिए गए। 1966 में ही वहां लोकसभा चुनाव करवाए गए। इससे पहले संसद में जम्मू कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं होता था। इसी वर्ष जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर उसकी जगह मुख्यमंत्री पद सृजित किया गया। ये सारे कदम अनुच्छेद 370 को कमजोर करने और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में लाने के ही प्रयास थे। उसके बाद भी इस राज्य में भारत का हस्तक्षेप बढ़ाने के प्रयास लगातार होते रहे। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जम्मू कश्मीर से इस अनुच्छेद को हटाने का प्रस्ताव संसद में पारित करवाया।
पूरे देश में प्रचार किया गया कि अब हम कश्मीर में प्लॉट खरीद सकते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य के लोग जो यहां भू कानून में किए गए बदलाव से नाराज हैं और मूल निवास का मुद्दा उठा रहे हैं, वे भी 370 हटाए जाने पर खुशी मनाते नजर आए। लेकिन असलियत यह है कि अनुच्छेद 370 के भाग 2 और 3 के प्रावधानों को ही हटाया गया है। भाग 1 के साथ अनुच्छेद 370 अब भी जम्मू कश्मीर में लागू है। इन जानकारियों को ध्यान में रखकर सोचें तो मुझे नहीं लगता कि 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि कहा जाना चाहिए। नहीं, मुझे यह लगता है कि इस मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हम इस तरह की तीखी टिप्पणियां करें जैसे कि की जा रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के बारे में यह निर्णय लेने से पहले सरकार ने वहां के लोगों की राय क्यों नहीं ली, केवल राज्यपाल की सिफारिश पर यह फैसला कैसे लिया, यह बात सुप्रीम कोर्ट में पूछी जानी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट टिप्पणी की और कहा कि राज्य सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। दरअसल उस दौरान वहां सरकार थी ही नहीं, आज भी नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक स्थिति और उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्हें कुछ विशेषाधिकार अवश्य मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर को इन विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सवाल पूछा जाना चाहिए कि 5 वर्षों में अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। सवाल जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और वहां के लोगों के नागरिक अधिकारों की बहाली को लेकर भी पूछा जाना चाहिए। अब जरा 371 की बात भी कर लें। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने पर तालियां बजाने वालों के लिए खासकर देश के 12 राज्यों में अनुच्छेद 371 के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। यहां मैं उत्तराखंड का जिक्र करना चाहूंगा। इस राज्य में इन दिनों भू कानून और मूल निवास को लेकर बहस छिड़ी हुई है, आंदोलन भी हो रहे हैं, अनुच्छेद 371 लागू करने की बात भी हो रही है। हालांकि उत्तराखंड में होने वाले आंदोलनों पर कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। यहां कई ऐसी टीमें हैं जो सरकार के कहने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करती हैं। इसका फायदा यह होता है कि जब फैसले का वक्त आता है तो सरकार इन तथाकथित आंदोलनकारियों के माध्यम से अपनी बात मनवा लेती है। बहरहाल जरा देखते हैं देश के किन राज्यों में अनुच्छेद 371 लागू है। 1950 में जम्मू कश्मीर में 370 के साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र में अनुच्छेद 371 लागू कर दिया गया था। बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से नागालैंड में अनुच्छेद 371A, असम में 371B, मणिपुर में 371C, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 371D और E, सिक्किम में 371F, मिजोरम में 371G, अरुणाचल प्रदेश में 371H, कर्नाटक में 371J लागू किया गया। इन अनुच्छेदों के तहत इन राज्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अलग सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश वाले राज्यों के लिए ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जाना चाहिए, किया भी जाता है। फिर कश्मीर से 370 हटाने पर इतनी खुशी क्यों मनाई जानी चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमें उत्तराखंड सहित सभी पर्वतीय राज्यों को विशेषाधिकार देने की मांग करनी चाहिए। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर चल रहे आंदोलन का भी समर्थन किया जाना चाहिए। इस राज्य की विषम परिस्थितियों के कारण ये मांगें पूरी तरह से जायज हैं, लेकिन इन मुद्दों की आड़ में देश के संविधान का उल्लंघन कर क्षेत्रवाद को हवा देने वाली ताकतों का भी हमें पुरजोर विरोध करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।